हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका देसवाल कॉमर्स क्लासेस में। बेटा इकोनॉमिक्स का 4th लेक्चर हम लोग लेके आ रहे हैं। बच्चों इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र वर्सेस फैक्टर इनकम क्या होता है, हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का मीनिंग, हम पढ़ेंगे रेसिडेंटल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे बच्चे एंड तक बने रहेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, और जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चलें बच्चों स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बच्चों जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज इंडिया का मैप है और इसके आसपास के वो कंट्री हैं जो इंडिया की बाउंड्री लाइन से टच होते हैं। तो बच्चों इंडिया की जो ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर का जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं कि हमारा घर है, राइट। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारा अपना घर। तो हमारी जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर का जो पार्ट है ये क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक, यानी ये हमारा घर माना जाएगा। तो ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ही आएगा 100%। क्या इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसा पार्ट है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यस बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो बच्चों क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये देखिए ध्यान से, आपने इसके बारे में जानते हैं क्या, एयर इंडिया के बारे में? यस सर, इसके बारे में तो बिल्कुल जानते हैं सर, अभी तक भूल नहीं पा रहे एयर इंडिया को तो हम। ओके बच्चों, ये एयर इंडिया जो है अभी चाइना में उड़ रहा है, राइट। जब ये चाइना में उड़ रहा है तो इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये किस कंट्री का पार्ट माना जाएगा, ये कहां के पार्ट में आएंगे बताइए? बच्चों इंडियन एयरलाइन है, इसलिए इंडियन एयरलाइन में बैठे हुए सारे के सारे पैसेंजर ये माना जाएगा कि ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, यानी कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का पार्ट होगा। ओके बच्चों, अब इस एयरलाइन के अंदर अगर कोई भी लेन देन होता है फैक्टर इनकम का, ये फैक्टर इनकम ये माना जाएगा कि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है, यानी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। ओके बच्चों आगे, और इसके अलावा क्या आता है सर? इसके अलावा ये देखिए, ये अरबियन सी है और अरबियन सी में ऑयल के रिग्स हैं। बच्चों ये ऑयल के जो रिग्स हैं ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्योंकि यहां पर ये इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। इसके यहां पर भी अगर कोई भी फैक्टर इनकम का लेन देन होगा ये भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये अफगानिस्तान में अपने यहां की एम्बेसी है। बच्चों यहां पर भी अगर कोई भी फैक्टर इनकम का लेन देन होगा वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, चाहे वो यहां इस पेड़ से, अगर मान लो ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ को बेच के आप वहां पर क्या कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हो, तो भी वो डोमेस्टिक इनकम इन इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि हमारी एम्बेसी है और ये कहां है, अफगानिस्तान में है, ये इंडियन टेरिटरी में आती है। बच्चों इट इज क्लियर। चलिए और इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा और बताइए। ये देखिए बच्चों, ये डिफेंस कैंप है और ये डिफेंस कैंप कहां पर है, भूटान में है। बच्चों भले ही डिफेंस कैंप भूटान में है लेकिन ये भी इंडियन टेरिटरी में आएगा और यहां पर भी होने वाली फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ओके सर, ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा भी और भी कुछ है क्या? हाँ बच्चों, ये देखिए यहां पर एक शिप है और बच्चों ये कहां पर है, ये भी अरबियन सी में है बच्चों, लेकिन ये इंडियन शिप है, ये भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगा, ये भी इंडियन टेरिटरी में आएगी क्योंकि ये इंडियन शिप है। तो बच्चों ये सारी चीजों पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज इंडियन टेरिटरी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको समझना है डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इंडियन टेरिटरी पे होने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, इंडियन इनकम मानी जाएगी। बच्चों चाहे इस शिप पे 2 अंग्रेज हैं और एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को 1000 रुपीज दे रहा है एज अ फैक्टर इनकम, बच्चों वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों नहीं है, लेकिन इनकम कहां हो रही है, इंडियन टेरिटरी पर हो रही है। बच्चों समझ में आया? तो हम टेरिटरी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको डोमेस्टिक इनकम समझना है कि वो डोमेस्टिक इनकम है या नहीं। इट इज क्लियर? ओके
बच्चों इसके अलावा देखिए ध्यान से, ये एक एम्बेसी है और ये है यूएसए की एम्बेसी, लेकिन ये कहां पर है? इंडिया में है। बच्चों ये इंडियन बाउंड्री लाइन के अंदर है। अभी मैंने बताया था कि इंडियन बाउंड्री लाइन के अंदर तो इंडियन डोमेस्टिक यानी इंडियन टेरिटरी मानी ही जाएगी, हमारी जमीन है, हमारा घर है ये तो। लेकिन बच्चों जैसे किसी अदर कंट्री में हमारे यहां की एम्बेसी है और वो हमारी टेरिटरी में आ रही है, ऐसे ही अगर हमारी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी है वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी। तो दिल्ली में अगर ये यूएसए की एम्बेसी है और यहां पर कोई इनकम हो रही है, फैक्टर इनकम हो रही है, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही हमारी इंडिया में जितनी भी बाहर की एम्बेसी होंगी वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, वहां पर होने वाली फैक्टर इनकम। इट इज क्लियर बच्चों? आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडियन टेरिटरी क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम कब मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी। आप इस एक लाइन को नोट कर लीजिएगा, एनी फैक्टर इनकम रिसीव इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज डोमेस्टिक इनकम। हम क्या मानेंगे उसे? डोमेस्टिक इनकम मानेंगे अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसीव हो रही है तो। इट इज क्लियर बच्चों? इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं। तो अभी इस टॉपिक में बच्चों फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम हम समझने वाले हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है अभी मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसफर इनकम को भी हम समझेंगे। यहां पर बेटा कभी कभी पूछने के लिए एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, और नेशनल इनकम में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम कौन सा पढ़ेंगे? बीओपी, वहां पर भी ट्रांसफर इनकम का पॉइंट आएगा। मैं आपको वहां भी याद दिलाऊंगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो बच्चों फैक्टर इनकम के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम क्या होती है। यहां पर हम दोनों को डिफरेंस से समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन, इट रेफर टू इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विस। यानी फैक्टर इनकम कब होती है बच्चों? जब एक हाउस होल्ड रिसीव करता है किससे? प्रोड्यूसर से। क्या चीज देने के बाद में? फैक्टर सर्विस देने के बाद में। यानी कि लैंड के बदले रेंट या लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। यही हमने पढ़ा था। लेकिन यहां देखो, ट्रांसफर इनकम it refer to those income which are received by a person in the form of help, donation, charity। समझ में आया बच्चों? यहां पर किसी के बदले, यानी किसी के बदले हम नहीं देंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे? लोगों को हेल्प करेंगे। किसके लिए हेल्प में? डोनेशन दे सकते हैं, चैरिटी दे सकते हैं, किसी को दान दे दिया हमने, कोई गिफ्ट दे दिया हमने, ये सभी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। यानी इनके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, शांति मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा हमको? शांति मिलेगी। चलिए दूसरा इसमें डिफरेंस देखते हैं साहब। दूसरा क्या है? नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? इट इज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। यानी कि ये फैक्टर सर्विस देने के बाद रिवॉर्ड के तरीके से हमको मिलता है क्या? फैक्टर इनकम। लेकिन इट इज नॉट अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। यहां पर फैक्टर सर्विस नहीं दी जाती है बच्चों, ये फैक्टर सर्विस के बदले नहीं मिलता है ट्रांसफर इनकम। अगला पॉइंट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट। इट इज अ बाइलैटरल कॉन्सेप्ट, यानी टू साइड कॉन्सेप्ट होता है। यानी के बदले एक, हमने क्या दिया? हमने फैक्टर सर्विस दी, प्रोड्यूसर हमको क्या देगा? फैक्टर इनकम हमको प्रोवाइड कराएगा। यस या नो? हमारी तरफ से फैक्टर सर्विस जाएगी, उधर से हमको क्या मिलेगा? बोलो जल्दी से, हमको फैक्टर इनकम मिलेगी। ये बाइलेटरल यानी दोनों साइड से, दोनों तरफ से होने वाली एक्टिविटी है। लेकिन यहां पर इट इज अ यूनिलेटरल। यहां पर अंडरलाइन करेंगे बेटा यूनिलेटरल पर, और यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम किस पर? बाइलेटरल पर। ये बाइलेटरल मतलब दोनों साइड से। देखो यहां टू हैंड मैच हो रहे हैं, लेकिन यहां देखो यहां सिंगल हैंड है, यानी एक ही इंसान। आप बताओ, आप किसी को दान करके आओगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा? सिवाय शांति के सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये बेटा यूनिलेटरल हो गया और ये हो गया हमारा बाइलेटरल। आगे देखते हैं साहब, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसमें ये कंपोनेंट होता है किसका? नेशनल इनकम का। क्या? फैक्टर पेमेंट। ये हमारा
इंक्लूड होता है किसमें? नेशनल इनकम में बेटा। फैक्टर इनकम किसमें इंक्लूड होता है? नेशनल इनकम में। लेकिन ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड। बच्चों ट्रांसफर पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ओके बच्चों, कंपोनेंट्स क्या क्या एग्जांपल देख लो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही चीज हमने पढ़ी थी। और इसमें क्या हो सकता है बच्चों? गिफ्ट हो सकते हैं, है ना, डोनेशन हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे आएंगे ट्रांसफर इनकम में। समझ में आया? तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है समझ में आ गया? ये सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो फैक्टर इनकम जो होती है ये बाइलेटरल होती है, दोनों तरफ से। हमारी तरफ से क्या जाएगा बच्चों? फैक्टर सर्विस जाएगी, उधर से क्या आएगा हमारे पास? फैक्टर पेमेंट रिसीव होगा, यानी फैक्टर इनकम हमको रिसीव होगी। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो रहती है बच्चों ये यूनिलेटरल होती है, सिंगल साइड से होती है, सिर्फ एक साइड से होगी, सिंगल हैंड होगी, सामने से सिर्फ सेटिस्फैक्शन के अलावा हमको और कुछ नहीं मिलेगा। हम किसी को दान देते हैं तो हमें क्या मिलता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। यस या नो? किसी की हेल्प करते हैं तो क्या मिलता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम का। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो फाइनली हम उस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिस यूनिट को हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं बच्चों। फर्स्ट लेक्चर मतलब यानी कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम, राइट। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो सुनो मेरे प्यारो, हमें यहां बात करनी है नेशनल इनकम के बारे में। तो इसके बारे में जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम से के बारे में बात करते हैं हम। यहां पर किसी एक पर्सन की इनकम के बारे में बात नहीं की जाती है, बट अभी हमें इसको डिटेल में समझना है। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग अ नेशंस इनकम वेल बीइंग। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम में लिखा हुआ है नेशनल इनकम इज द सम टोटल, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अभी हमने फैक्टर इनकम समझा, यस या नो? तो यानी फैक्टर इनकम को टोटल कर दो। सारी फैक्टर इनकम कौन सी थी बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या थी? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करने के बाद क्या बनेगा? फैक्टर इनकम बनेगी। ओके, तो क्या बोल रहा है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। किसके द्वारा अर्न होनी चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट्स के। बच्चों हमें अभी अपना टॉपिक मिल गया, हमें क्या समझना है इसके साथ साथ? नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। देखो हमने फैक्टर इनकम क्या होती है समझ लिया, ये हमें आ गया कि फैक्टर इनकम क्या होती है। तो फैक्टर इनकम को टोटल कर दो, क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी। लेकिन वो अर्न किसके द्वारा होनी चाहिए साहब? तो वो अर्न होनी चाहिए नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा। तो बच्चों ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं हमें इसे भी समझना है, ये हमारा अगला टॉपिक है। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ओके बच्चों, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है हम इसे देखेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। दिस डेफिनेशन कन्वेज टू इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट। यहां पर दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहा है। कौन से? फैक्टर इनकम जो कि हमने अभी समझ लिया। दूसरा क्या निकल के आ रहा है साहब हमारा? नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो मैंने अभी बताया आपको, जो हमें समझना है साहब। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फैक्टर सर्विस यही था हमारा, वेजेस, सैलरी या रेंट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट, इन सबको क्या कर दो? इंक्लूड कर दो। आगे क्या लिखा हो? इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नॉन रेसिडेंट की इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन रेसिडेंट्स कौन होते हैं इनको अभी हम समझेंगे। ओके बच्चों, इन शॉर्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, नेशनल इनकम मेजर द टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। ओके बच्चों, तो ये हमारी नेशनल इनकम होती है। तो बच्चों हमें फैक्टर इनकम समझ में आ गया, लेकिन हमें ये समझना है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, समझे? चलें आगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल रेसिडेंट को समझना। बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अब मेन पॉइंट यही है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। ओके बच्चों, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। ठीक है जी, तो देखो
सबसे पहले ना इसके लिए हमें 2 कंडीशंस को देखना है साहब, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री कंसर्न फॉर 1 ईयर और मोर, यानी कम से कम 1 साल वो हमारी कंट्री में रहे, यानी कि इंडिया में रह रहा हो 1 साल, ठीक है, ध्यान रखना 1 साल या उससे ज्यादा। दूसरा क्या है? हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां हो? हमारी कंट्री के अंदर हो। सर ये तो समझ में आ गया कि वो 1 साल से ज्यादा या 1 साल कम इंडिया में रहा हो, लेकिन ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? तो बच्चों देखो यहां पर उस चीज को क्लियर किया गया है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल या 1 से ज्यादा, ordinary residing in that country, this person may or may not be citizen of the country। देखो एक पॉइंट और आ गया बच्चों, सिटीजन। देखो रेसिडेंट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन भी उसी कंट्री का हो, राइट? रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, बस वो 1 साल से ज्यादा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहे। दूसरी कंडीशन क्या थी? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है जरा देखो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब in a country when he consider that country as central place of all his economic activity। कौन सी? प्रोडक्शन भी वहीं कर रहा है वो, इसके साथ साथ कंजम्पशन भी वहीं कर रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट भी वहीं कर रहा है। बच्चों कमा भी वहीं रहा है, खर्चा भी वहीं कर रहा है, राइट? इसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट। समझ में आया? यानी कि अगर कोई पर्सन 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहा है, इसके साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही हो रही है, तो उसे मानेंगे हम कि ये पर्सन इंडियन रेसिडेंट है। और उसके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम किसके अंदर आ जाएगी बच्चों? उसके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में, हमारी इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। इट इज क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ये देखिए, इंडियन वर्कर इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। फॉरेन एम्बेसी है ये इंडिया में है, ओके बच्चों, लेकिन ये जो फॉरेन एम्बेसी है ये तो सर फॉरेन की टेरिटोरी में होगी, यस या नो? ये तो फॉरेन की टेरिटोरी में होगी। बेटा फर्क नहीं पड़ता, फॉरेन टेरिटोरी में होगी तो हम यहां डोमेस्टिक इनकम नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि वो पर्सन रेसिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखो एक पर्सन का रेसिडेंटल स्टेटस और डोमेस्टिक इनकम ये दोनों अलग अलग होते हैं। डोमेस्टिक इनकम और रेसिडेंटल स्टेटस में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, बिल्कुल नहीं होगे। डोमेस्टिक इनकम का सिंपल सा मतलब है कि अगर इंडियन टेरिटोरी में होने वाली इनकम है, डोमेस्टिक इनकम होगी, किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, राइट? लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट अगर इंडिया में रह रहा है, वो 1 साल हो गई या 1 साल से ज्यादा हो गया। दूसरी चीज कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, तो वो क्या माना जाएगा? इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखो ये यूएसए एम्बेसी है, यहां पर इंडियन वर्कर काम कर रहा है, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, राइट? तो बच्चों देखो इंडियन वर्कर काम कर रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया से ही है और 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहेगा भी, यस या नो? तो ये क्या हो गया? इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा और इसके द्वारा की गई इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। दूसरा एग्जांपल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियंस एम्प्लॉय इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, राइट? ये इंडिया में लोकेटेड है और इसमें इंडियन एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है। बच्चों ये भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। इसके अलावा द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, कोई फॉरेन सिटीजन है और हमारी इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां है? इंडिया में है। बच्चों क्या माना जाएगा? जल्दी से बताओ। वो इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। बच्चों अक्षय कुमार साहब को जानते हैं आप लोग? अक्षय कुमार साहब के पास सिटीजन कहां की है? सिटीजनशिप है उनके पास कनाडा की, ओके बच्चों उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप बेशक है लेकिन वो रेसिडेंट इंडिया के माने जाएंगे। टैक्स कहां पे करते हैं? वो इंडिया में पे करते हैं। तो देखो सिटीजनशिप से और रेसिडेंट दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप किसी भी पर्सन के पास किसी अदर कंट्री की हो सकती है लेकिन वो रेसिडेंट उस कंट्री का जब माना जाएगा जब वहां रह रहा हो और वहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। तो अक्षय कुमार साहब रह भी इंडिया में ही रहे, खाते पीते भी इंडिया में हैं, अर्न भी इंडिया से ही करते हैं, लेकिन सिटीजनशिप उनके पास कहां की है? कनाडा की है। लेकिन वो कहां के रेसिडेंट माने जाएंगे? इंडिया के ही रेसिडेंट माने जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? और जो सर इंडिया में रह रहा है, इंडिया में खा पी रहा है,
है, इंडिया में ही पैदा हुआ है, हाँ तो बच्चों वो तो होगा ही इंडिया का। देखो इंडिया का सिटीजन तो इंडिया का ही होगा वो, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है मान लो और अपने देश को छोड़ के चला गया, वो कहाँ रह रहा है, यूएसए में ही रह रहा है, 1 साल से ज्यादा वहीं रहा, वहीं कमा रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है, समझ में आया, वहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहीं प्रोडक्शन कर रहा है बच्चों, अब वो इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। उसके द्वारा जो इनकम होगी वो हमारी इंडियन की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। वो कब की जाएगी इंडियन नेशनल इनकम में, कि जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां हो, इंडिया में हो, और वो रहे भी कहां रहा हो, इंडिया में हो। तो यहां सिटीजनशिप को हम बेस नहीं बनाते रेसिडेंशियल के लिए, राइट। रेसिडेंट स्टेटस किससे चेक किया जाता है, 1 साल से ज्यादा या 1 साल, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इट इज क्लियर। चलिए तो बच्चों देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इन अ कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट इवन व्हेन दे हैपन टू बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री के वो सिटीजन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है हमारी कंट्री के, हमारे यहां नहीं रह रहे, वही जैसे मैंने अभी बताया कोई विदेश में जाके सेटल हो गया, वहां जाके रह रहा है और हमारे यहां का सिटीजन है, लेकिन खा कमा वहीं रहा है, राइट, रह भी वहीं रहा है, तो वहीं का रेसिडेंट माना जाएगा। इंडियन इनकम में उसके द्वारा जनरेट की गई इनकम ऐड नहीं की जाएगी। समझ में आया। तो बच्चों इसीलिए बोला जाता है कि आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इंडिया में एजुकेशन ले रहे हो, तो कभी भी बाहर जाके सेटल मत हो, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की इनकम में आपके द्वारा कमाई गई इनकम ऐड ही नहीं होगी। आप अपने यहाँ पर ही क्या करो, सेवाएं दो, अपने यहाँ पर ही रहो, अपने यहाँ पर ही खाओ पियो, अपने यहाँ पर ही कमाओ, जिससे कि आपके द्वारा अर्न की गई इनकम हमारे देश की इनकम में ऐड होगी। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। बच्चों एक चीज अब मैं इसमें बताता हूं आपको, जैसे यहां पे लिखा हुआ फॉरेन सिटीजन। बच्चों अगर फॉरेन सिटीजन में कोई स्टूडेंट इंडिया आता है पढ़ने के लिए, या कोई पेशेंट इंडिया में आता है किसके लिए, इलाज कराने के लिए, बच्चों वो 1 साल से ज्यादा भी अगर इंडिया में रह लेता है तो भी वो इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया। स्टूडेंट इंडिया में आके पढ़ रहा है कोई फॉरेन का, या कोई पेशेंट इंडिया में आके मेडिकल इलाज करा रहा है, अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, वो इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो इसके साथ आप एक्सक्लूड करके लिख लीजिएगा स्टूडेंट एंड पेशेंट ऑफ अदर कंट्रीज, राइट, भले ही वो 1 साल से ज्यादा क्यों न रह ले। समझ में आ गया बच्चों। तो ये होता है रेसिडेंटल स्टेटस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये चीज क्लियर हो गई। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है इंडिया का, यानी क्या याद रखना है आपको, 1 साल से ज्यादा रहे, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां हो, सब इंडिया में हो, वो क्या मान लिया जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और उसके द्वारा जो इनकम कमाई जाएगी, कौन सी इनकम बोल दो जल्दी से, फैक्टर इनकम सर, फैक्टर इनकम। वो इनकम कहां ऐड की जाएगी, वो इनकम ऐड की जाएगी नेशनल इनकम में साहब। अभी समझ में आ गया आपको नेशनल इनकम में कौन सी इनकम ऐड की जाती है। वेरी गुड। तो बच्चों आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। सबसे पहला टॉपिक हमने समझा डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या होता है, उसके बाद हमने समझा ऐसा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, और उसके बाद हमने समझा नेशनल इनकम क्या होती है, और उसके बाद हमने समझा है कि रेसिडेंटल स्टेटस कैसे चेक करते हैं किसी भी पर्सन का, और वो नेशनल इनकम में कब कब ऐड किया जाएगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, और बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इतना इजी बनाएंगे आप लोगों के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। अगले लेक्चर में आप लोग जरूर जुड़िएगा मेरे साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझने के लिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।